प्राण अग्नि के जब तब फूटने वाले शोले। घटना 2 जुलाई 1951 की है। अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा के एक मोहल्ले मेरी स्ट्रीट में रहने वाली श्रीमती मेरी हार्डे रोजर अपने मकान में विचित्र ढंग से जली हुई मरी पाई गई। 2 जुलाई की पूर्व संध्या को हार्डे रोजर ने अपने मित्रों को एक पार्टी दी थी और उसका घर आधी रात तक चहल पहल से भरा रहा था। मित्रों के ठहाके गूंज रहे थे। देर रात गए पार्टी समाप्त हुई और हार्डे रोजर अपने मित्रों को विदा कर हल्के चित्त से आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह देर तक उसके मकान का दरवाज़ा बंद रहा। मकान मालकिन पी कारपेंटर ने सोचा कि रात में देर तक जागने के कारण रोजर अभी तक सो रही है, उसके काम पर जाने का समय हो गया, इसलिए उसे जगा देना चाहिए। यह सोचकर श्रीमती कारपेंटर ने रोजर के घर का दरवाज़ा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। दो तीन बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्रीमती कारपेंटर ने सोचा कि रोजर को जल्दी ही गहरी नींद आ गई होगी, इसलिए स्वयं ही दरवाज़ा खोलकर उसे जगा देना चाहिए। यह सोचकर दरवाज़ा खोलने के लिए मकान मालकिन ने पीतल की बनी हुई कुंडी पर जैसे ही हाथ लगाया, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। पीतल की कुंडी इतनी गर्म हो गई थी जैसे उसे घंटों आग से तपाया गया हो। उसी से मिसेज कारपेंटर का हाथ जल गया था। उसकी चीख सुनकर पास ही रहने वाले दोनों पड़ोसी निकल आए। मिसेज कारपेंटर ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि शायद फ्लैट में कोई दुर्घटना घट गई है। दुर्घटना की संभावना का अनुमान लगाकर दोनों पड़ोसियों ने दरवाजे को कंधे से धक्का देना शुरू किया। 2-4 धक्कों में ही कुंडी निकलकर अलग हो गई और तीनों अंदर प्रविष्ट हुए। फ्लैट के भीतर कमरे की दोनों खिड़कियां खुली हुई थी और कमरे की छत तथा दीवारें कालीक से इस तरह पुती हुई थी जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। कमरे का तापक्रम भी असाधारण रूप से गर्म था और वहां रखा हुआ आदम का शीशा इतने अधिक आग के कारण टूटकर पिघल गया था एवं बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। किंतु आश्चर्य की बात यह था कि कमरे में धुएं या जलने की गंध का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उन लोगों ने मेरी हार्डी को आवाज़ दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। मेरी हार्डी वहाँ हो तो उत्तर भी दी। उसके अवशेष तो राख की एक ढेर के रूप में कमरे की ही एक खिड़की के पास पड़े थे। मिसेज कारपेंटर और दोनों पड़ोसियों ने उन अवशेषों को देखा तो दंग रह गए और तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई, उसने जांच की, परंतु रहस्य सुलझने का कोई सूत्र हाथ में नहीं आ रहा था। पहले तो जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामला असाधारण रूप से की गई आत्महत्या का है, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा, क्योंकि आत्महत्या के लिए अपने शरीर को किसी भी प्रकार आग लगाई जाए किंतु वह उस ढंग से राख में परिवर्तित नहीं हो सकता जिस प्रकार मिसेज हार्डी का शरीर राख में परिणत हो गया था। आग लगने के बाद आखिर कोई भी व्यक्ति छटपटाता तो है ही, और उस छटपटाहट के कारण मरणांतक स्थिति में पहुंचने तक भी आग निश्चित रूप से बुझ सकती है। फिर मानवीय काया एवं उस पर भी अस्थियों को भस्म करने के लिए जितना ऊंचा भट्टी के स्तर का तापमान चाहिए, उतना तापमान आग के किसी प्रचंड भयंकर स्रोत से उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पर कमरे की जो स्थिति थी और कमरे के सामान को जो क्षति पहुँची थी, उसके आधार पर किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि कमरे में इतना उच्च तापमान पैदा हुआ। जांच अधिकारियों को जिस बात ने सबसे अधिक उलझन में डाला वह यह थे कि मेरी हार्डी की देह जिस स्थान पर राख हुई थी, वहाँ फर्श पर बिछे कालीन पर आग लगने के बहुत ही सामान्य निशान थे। उसके पास ही रखी मेज पर पड़े हुए अखबार और कपड़ों को तो आग ने छुआ तक नहीं था। जांच अधिकारी एडवर्ड डेविस इन विचित्र विरोधाभासों के कारण जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने प्रसिद्ध शरीर विज्ञानी की सहायता ली। डॉक्टर विंस्टन क्रैगमैन इस दुर्घटना के विभिन्न कारणों की संभावना पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिसेज हार्डी रोजर उस रहस्यमयी आग की शिकार हुई है
जिसे विज्ञान की भाषा में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बसन स्वतः दहन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बसन अथवा अनायास अपने आप जलने की यह प्रक्रिया ऐसी है जो पिछले दसियों वर्षों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए है। इस रहस्यमयी आग की उत्पत्ति के कारणों को जानने के लिए विभिन्न प्रयोगों और अब तक इस तरह की घटी सैकड़ों घटनाओं में से करीब 100 घटनाओं का अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह रहस्यमयी आग किस प्रकार और किन कारणों से उत्पन्न होती है और इसका स्रोत क्या है। अपने आप शरीर में आग उत्पन्न होना और उस आग में जलकर शरीर का भस्मीभूत हो जाना ऐसा विचित्र रहस्य है कि सामान्य अग्निकांडों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस किसी के भी साथ इस प्रकार की घटना घटती है पहले तो उसे इसका कोई लक्षण ही पता नहीं चलता। अचानक हार्ट अटैक की तरह बिना पूर्व सूचना के अग्निस्फोट हो जाता है और जो व्यक्ति इस रहस्यमय अग्नि का शिकार होता है उसे संभवतः इसकी कोई यंत्रणा भी अनुभव नहीं होती। उपयुक्त घटना के पहले और बाद में भी इस तरह के ढेरों अग्निकांड हुए हैं। इनमें 7 दिसंबर 1956 को होनोलुलु द्वीप में ऐसा ही अग्निकांड घटित हुआ। उस द्वीप की एक साधारण सी बस्ती में रहने वाली 75 वर्षीय महिला यग सिक्किम इस घटना की प्रत्यक्ष साक्षी रही। उस दिन दोपहर को वृद्धा किम किसी घरेलू काम में व्यस्त थी। अचानक उसे किसी काम से अपनी पड़ोसी वर्जीनिया कॉगेट की याद आई। किम दयालु, व्यवहार कुशल और परदुख कातर महिला थी। उसके स्वभाव से सभी खुश रहते थे और कॉगेट तो उसकी विशेष रूप से आभारी थी, क्योंकि वक्त बेवक्त उसे किम से सहायता मिल जाया करती थी, इसलिए वह किम के कई छोटे बड़े काम कर दिया करती थी। किम को किसी काम के सिलसिले में कॉगेट की याद आई तो उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उससे किम की भय की मारी चीख निकल गई। किम ने देखा कि कॉगेट का शरीर नीली लपटें छोड़ता हुआ जल रहा है। उसके चीख सुनकर आसपास रहने वाले लोग दौड़ आए। उन्होंने भी वह दृश्य देखा। वे कॉगेट को बचाने का कोई उपाय करने की बात सोच ही रहे थे कि देखते ही देखते उसका शरीर मुट्ठी भर राख में बदल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि कॉगेट न तो अचेत हुई थी और न ही चीखी चिल्लाई ही थी। सैन फ्रांसिस्को के लागुना होम में भी 31 जनवरी 1959 को ऐसी घटना घटी जिसका प्रत्यक्षदर्शी वहां का एक चपरासी था। लागुना होम में बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी। सरकार की ओर से चलाया जाने वाला वह एक ऐसा संस्थान है जहां वृद्ध व्यक्ति ही रहते थे। उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी चपरासी सिल्वेस्टर एलिस 31 जनवरी की शाम को 4 बजे के लगभग जैक लार्वर को दूध का गिलास देने गया था, जो वृद्ध व्यक्तियों को होम की ओर से वितरित किया जाता था। जैक लार्वर ने दूध का गिलास ले लिया और पीने लगा। इसके बाद एलिस रसोई में चला गया। कोई 15 मिनट के बाद एलिस लार्वर के कमरे में दूध का खाली गिलास वापस लेने के लिए पहुंचा तो वहां उसने जो कुछ देखा वह बेहद भयावह दृश्य था। उसने देखा कि जैक लार्वर नीले रंग की लपटों में बुरी तरह जल रहा है। यह दृश्य देखकर उसने एक कंबल लार्वर के शरीर पर लपेट देना चाहा, परंतु जैसे ही कमरे के कोने में रखा कंबल लेकर उसके पास दौड़ता हुआ सजाने लगा, एलिस को कुछ फीट की दूरी पर आग की तेज असहज आंच अनुभव हुई। उसे लगा कि वह भी उस आंच में झुलसने लगा है। अपने को बचाते हुए एलिस ने कंबल लार्वर पर फेंका और दौड़कर कमरे के बाहर आया तथा मदद के लिए चीखने पुकारने लगा। लोग मदद के लिए दौड़े आए। इसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे। सहायता के लिए आए संस्था के कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति लार्वर के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां राख का एक ढेर मात्र पड़ा है और कमरे के भीतर झुलसा देने वाली गर्मी व्याप्त रही है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि एलिस ने जो कंबल लार्वर के ऊपर फेंका था उस पर कहीं कहीं ही आग ने अपना प्रभाव दिखाया था। कमरे की सभी वस्तुएं यथावत सुरक्षित थी। वहाँ न तो किसी प्रकार का धुआं फैला हुआ था और न ही कोई चीज़ जलने की गंध आ रही थी।
इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में की गई। जांच अधिकारियों ने पहले तो उसे आत्महत्या का असाधारण प्रयास माना, परंतु इस विचार की कहीं से भी पुष्टि नहीं होती थी। कमरे में ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई गई जो ज्वलनशील हो। फिर यदि डार्विन ने आत्मदाह ही किया था तो उस आग से आसपास की वस्तुएं कैसे अप्रभावित रह गई थी। यहाँ तक कि उसके ऊपर जो कंबल फेंका गया था वही बिना जले कैसे बच गया था। अंत में जांच अधिकारियों को अपना निष्कर्ष बदलना पड़ा और इस केस को फाइल कर दिया गया। इस तरह की जितनी भी घटनाएं अब तक प्रकाश में आई हैं और जिनका विश्लेषण किया गया है, उनमें यह तथ्य आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है कि यह आग केवल शरीर को ही जलाती है, धातुओं पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अलबत्ता वह उन पर कुछ निशान जरूर छोड़ जाती है। अध्यात्म विज्ञान में भौतिक अग्नियाँ, आग, बिजली आदि की चर्चा के अतिरिक्त शरीर में विद्यमान प्राणाग्नियों का वर्णन किया गया है और उनमें से 5 को प्रमुख और 5 को गौण बताते हुए उनकी संख्या 10 में गिनाई गई है। उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये जीवंत स्तर की अग्नियाँ हैं जो ऊर्जा को निश्चित करती हैं, किंतु पदार्थ को कम और काया एवं मन संस्थान को अधिक प्रभावित करती है। इसी के माध्यम से तांत्रिक प्रयोगों में आग्नेयास्त्र जैसा काम लिया जाता है। उस माध्यम से अग्निकांड कराने से लेकर मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण जैसा कई प्रकार का छोटा बड़ा आक्रमण हो सकता है। योग साधना से शरीर का मांस मज्जा वाला स्थूल भाग तो घट जाता है, पर नए प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे योगाग्नि कहते हैं, इसे शक्तिपुंज कह सकते हैं। दधीची की हड्डियों में यह विशेषता थी जिसके कारण उनके द्वारा बना वज्र वृत्रासुर जैसे दुर्धर्ष दानव का हरण कर सकने में समर्थ हुआ। मनुष्य शरीर के विलय के अनेक चमत्कार पारस्परिक सानिध्य में होते देखे जाते हैं। बलिष्ठों का प्रभाव दुर्बलों पर पड़ता है। इस प्रभाव के पीछे यह प्राण विद्युत ही काम करती है। मनुष्यों में से हर एक को 1 हॉर्स पावर की मोटर माना जाए तो योगाभ्यास द्वारा बढ़ाई गई प्राण विद्युत शक्ति का भंडार 1000 हॉर्स पावर की मोटर जितना भी हो सकता है। इस आधार पर उनकी निजी समर्थता, दूसरों को प्रभावित करने वाली विशिष्टता तथा वातावरण को बदल देने की क्षमता का अभिवर्धन होता है। यह प्राणाग्नि या योगाग्नि का संक्षिप्त परिचय हुआ। इसी के माध्यम से दक्ष गृह में सती ने अपने शरीर को योगाग्नि प्रकट करके आत्मदाह किया था। योगी जनों में से मूर्धन्य व्यक्ति अपना शरीर त्यागते समय इसी योगाग्नि को उत्पन्न करके अपनी अंत्येष्टि स्वयं कर लेते हैं। प्रयत्नपूर्वक इस जीवंत ऊर्जा को बढ़ा के और उसे चमत्कारों में नहीं महान प्रयोजनों में खर्च करके अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यह ऊर्जा कभी कभी प्राकृतिक कारणों से अनायास भी उबल पड़ती है और ऐसे विलक्षण परिचय देती है जैसा कि उपयुक्त घटनाओं से विदित होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ